दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन व्यंजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने स्वर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्वर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और साथ ही साथ वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में भी डिवाइड किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए जाकर चैनल पर, जिससे आपको ये वाला वीडियो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम लोग इस वीडियो में केवल एग्जाम में कंपटीशन लेवल के बनने वाले क्वेश्चन को ही देखेंगे। बाकी सारे सरल क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे। तो देखते हैं व्यंजन को मेन कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था व्यंजन को हम लोग 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है स्पर्श व्यंजन की। इसमें आपके का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन आते हैं और हर एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, यानी कि 5 व्यंजन आते हैं। तो इस तरीके से 5 वर्गों में 25 व्यंजन आ जाएंगे और 2 ये व्यंजन डा और ढा, यानी कि बिंदी वाला डा और ढा भी इसी में आते हैं, तो ये 27 हो जाते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी अंतस्थ व्यंजन की। इसमें आपके 4 वर्ण आते हैं, या रा ला वा। और फिर नेक्स्ट हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपके तीनों टाइप के सा और हा आते हैं। और लास्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपके छ, त्र, ज्ञ और स्रा आते हैं। आपको इन्हें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको ये सारे याद हो जाएंगे। व्यंजनों को हमने कैटेगरी में तो डिवाइड कर लिया, लेकिन ये तो जाना ही नहीं कि व्यंजन होते क्या हैं। तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप सब लोग जानते हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन की एक विशेषता होती है कि ये 2 व्यंजनों के योग से बने हुए होते हैं। इसका क्या मतलब है? बाकी सारे व्यंजन में तो एक ही एक वर्ण है, लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जैसे क्षत्रिय वाला छा है, वो का और सा के मेल से बनता है। त्रा, ता और रा के मेल से बनता है। इसी प्रकार ये चारों व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बताइए छा किन व्यंजनों के योग से बना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, उतना कठिन भी नहीं है ये। 1 से 2 बार इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। अब एग्जाम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में पूछा गया था, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है हमारे पास 45, 38, 33 या 39। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या पूछी है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इस संयुक्त व्यंजन तो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, ये तो मूल व्यंजन है नहीं। और साथ ही साथ इन दोनों व्यंजनों को भी निकाल दिया जाए तो 25 ही हो गए। 25 + 4 + 4 तो ये 33 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 33, यानी कि 33। पहले सारे का वर्ग से पा वर्ग तक के वर्णों को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, इंगा। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा, इंगा। टा, ठा, डा, ढा, णा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। तो इस तरीके से हमने सारे क्रम से लिख लिया। अब बात आती है, एग्जाम में इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है और इनका उच्चारण स्थान याद करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो ऐसे ही आपकी तरह एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला लड़का था, वो भी इन वर्णों का उच्चारण स्थान सीखना चाहता था। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान सीखने के लिए वो हिंदी के गुरु के पास गया। जब गुरु के पास गया, उसने कहा हमें हिंदी के वर्णों का उच्चारण स्थान सीखना है। तो गुरु ने कहा बस उच्चारण स्थान सीखना तो बहुत सरल है। क्या कहा था गुरु ने? बस उच्चारण स्थान सीखना तो बहुत सरल है, तुम बस एग्जाम क्लिक्स की वीडियो देखा करो। वीडियो देखते देखते सारे उच्चारण स्थान तुमको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग उच्चारण स्थानों के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं उच्चारण स्थान होता क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, हर एक स्पेशल वर्ड को बोलने के लिए हमारे मुंह के किसी विशेष भाग से ध्वनि निकलती है। बस उसी स्थान को, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कौन सा उच्चारण स्थान क्या कहलाता है। अब पिछले वीडियो में डिटेल में जाकर देख सकते हैं कि तालव्य क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, वर्ष क्या होता है। तो यहाँ पर मैं उन सबको स्किप करता हूँ। हम लोग सीधा इनको अपनी वर्णमाला के अक्षरों में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन से उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ण निकल रहा है। तो देखिए, भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है और उसी सुंदर तरीके से इन वर्णों का भी क्रम लगाया है जो क से लेकर क्षत्रज्ञ तक होते हैं। आपको बस जरूरत है तो उनको समझने की।
सारे वर्ण तो पहले से ही क्रम में लगे हुए होते हैं। कैसे लगे हुए होते हैं आप अभी समझ जाएंगे। देखिए, इन सारे उच्चारण स्थानों को पहले हम क्रम में यहाँ पर लिख लेते हैं। किस क्रम में लिख लेते हैं वो क्रम देखिए। क्रम होगा, हम लोग अंदर से बाहर की ओर सारे उच्चारण स्थानों को एक लाइन में लिखते जाएंगे। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कंठ को, फिर नंबर आएगा तालव्य का, उसके बाद मूर्धा, इसके बाद वर्ष का स्थान आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम वर्ष को स्किप कर रहे हैं। क्यों स्किप कर रहे हैं आप अभी समझ जाएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद नंबर आता है दंत का और सबसे लास्ट में ओष्ठ का। तो देखिए, भगवान ने इन अंगों को ऊपर से नीचे क्रम में लगा के एकदम भेजा है, जिससे आपको हिंदी वर्णमाला के व्यंजन याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग इस फिगर को हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए, ऊपर से नीचे हमने क्रम लिखा उच्चारण स्थान का, और इनके सामने जो लिखे वर्ण हैं वही इस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। जैसे कि कंठ से काखा गा, तालब से चाछा जा, मूर्धा से टाठा डा, दंत से ताथा दा और ओठ से पाफा वा बोला जाता है। कितना सिंपल है इनको याद करना। देखिए, सारे पहले से ही क्रम में लगे हुए थे। अब अगर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अब इन वर्णों की अपनी अलग अलग भी क्वालिटी होती हैं, इसलिए हम इन वर्णों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और एक टेबल बना लेते हैं। अब अगर हम इनका और आगे वर्गीकरण करें तो हम दो बेस पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जो अल्प प्राण होता है वे ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमारे फेफड़ों से कम वायु निकलती है, जबकि महाप्राण में आने वाले वर्णों को बोलने के लिए हमारे फेफड़े से अधिक वायु निकलती है। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक वर्ण दे दिया जाता है, जैसे खा वर्ण दे दिया या था वर्ण दे दिया या पा वर्ण दे दिया, और पूछ लिया जाता है बताइए वर्ण अल्प प्राण है या महाप्राण। बस इतना पूछा जाता है। तो आपको तो सारे याद करने पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, आप ध्यान से इसको देख पा रहे होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक इंग्लिश आती है तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। आपको सारे अल्पप्राण और महाप्राण एक ही बार में याद हो जाएंगे। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। कैसे? देखिए, यहाँ पर मैंने एच को हाईलाइट किया हुआ है। बस यही एच हमारा सारा काम करवाएगा। एच कैसे? जैसे आपको कोई भी वर्ण दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए अल्पप्राण है महाप्राण, तो जल्दी से उस वर्ण की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखिए उसकी स्पेलिंग क्या होती है। अगर उसकी स्पेलिंग में एच वर्ण आ रहा है तो वो महाप्राण है। देखिए, महाप्राण में भी तो एच आ रहा है, अल्पप्राण में कहीं एच आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जिन वर्णों की स्पेलिंग में एच आए वो महाप्राण होंगे। कैसे? जब आप का की स्पेलिंग बनाते हैं तो का की स्पेलिंग होती है के ए, इसमें एच आया? नहीं आया, तो के आपका अल्पप्राण है। जबकि खा की स्पेलिंग के एच ए होती है और के एच ए आपका महाप्राण वर्ण है। ऐसे ही आपका घा है, घा की स्पेलिंग जी एच ए होती है, इसमें भी एच आ रहा है तो ये भी आपका महाप्राण है। ये ट्रिक आप किसी भी वर्ण पे अप्लाई कीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा वो महाप्राण है या अल्पप्राण है। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कौन कौन से वर्ण हमारे अल्पप्राण हैं, कौन कौन से महाप्राण हैं। देखिए, जितने भी ये वाले वर्ण हैं जिनके स्पेलिंग में एच नहीं आ रहा है वो सारे हैं आपके अल्पप्राण। जिनकी स्पेलिंग में एच आता है वो है आपके महाप्राण। इनकी स्पेलिंग में एच नहीं आता है ये है आपके अल्पप्राण। इनकी स्पेलिंग में एच आता है तो ये आपके महाप्राण। इनकी स्पेलिंग में एच नहीं आता है तो ये आपके अल्पप्राण। कितना सिंपल है ये, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना आपको रटना पड़ा कौन सा अल्पप्राण है कौन सा महाप्राण है। तो इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको आती ही होगी कि आप इन वर्णों की स्पेलिंग बना सकें। तो इस तरीके से हम लोगों ने अल्पप्राण और महाप्राण याद कर लिया और सारे वर्णों के उच्चारण स्थान भी याद रख लिए। अब ध्यान दीजिए, हमने उच्चारण स्थान लिखते समय एक उच्चारण स्थान को छोड़ा था। कौन सा छोड़ा था? वर्ष छोड़ा था। वो क्यों छोड़ा था? वो इसलिए हमने छोड़ा था क्योंकि वो तो हमें पहले ही याद हो गया था। अब आप कहेंगे पहले कैसे याद हो गया था? तो देखिए, ये जो दो शब्द आपको लिखे दिख रहे हैं ना, वत्स सरल है, बस इन्हीं से हमें याद हो गया था। कैसे याद हो गया था? देखिए, वत्स का मतलब और कुछ नहीं बल्कि वर्ष है, और इस सरल शब्द में तीन वर्ण छुपे हुए थे। कौन कौन से? सा, रा और ला। तो इससे तो आपको बहुत आसानी से याद हो गया कि सा, रा और ला वर्ण है वो वर्ष की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ष क्या होता है? हमारे ऊपर वाले दांत का पिछले मसूड़े का जो हिस्सा होता है वो वर्ष कहलाता है।
अब ध्यान दीजिए, इनमें से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय हम लोग नाक की सहायता लेते हैं, यानी कि नाक से बोलते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? अब समझ गए होंगे कि ये वाले जो वर्ण हैं, इनको बोलते समय हवा हमारे नाक से निकलती है, तो इसलिए इन वर्णों को कहते हैं नासिक्य। अब कुछ एग्जाम में अच्छे अच्छे प्रश्न भी बनते हैं, उनसे रिलेटेड एक दो फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि पूछा जाता है, बताइए पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, और साथ ही साथ पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन क्या होता है। और जैसे ही एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि लुंठित व्यंजन का आंसर है वो है ला, और पार्श्विक व्यंजन है वो है रा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों उल्टे होते हैं। उल्टे कैसे होते हैं? पार्श्विक व्यंजन का जो उदाहरण होता है वो होता है ला, और लुंठित व्यंजन का उदाहरण होता है रा। इनमें भी थोड़ी सी इंग्लिश छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई इंग्लिश? देखिए, जब आप लुंठित को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लुंठित का मतलब होता है रोलिंग, यानी कि लुढ़कता हुआ। अब लुढ़कता हुआ वर्ण कौन सा होगा? लुढ़कता हुआ वर्ण होगा रा। रा क्यों होगा? क्योंकि रोलिंग में देखिए आप आर छुपा हुआ है ना शुरुआत में, और आर को हिंदी में क्या कहते हैं? रा कहते हैं। देखिए इंग्लिश कितनी हमारी सहायता कर रही है हिंदी को याद करने में। इससे कहीं ना कहीं एक बात सिद्ध होती है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, वो सारी एक ही भाषा से निकली हैं, और वो भाषा है संस्कृत। आप कभी भी बैठ के एनालिसिस कीजिए इस बात का, तो आप पाएंगे संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। इसीलिए तो सारी भाषाओं में समानता दिखती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन सा होता है? तो स्वर यंत्रीय व्यंजन होता है हा। एग्जाम में ऊष्म व्यंजन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब इनको कैसे याद रखेंगे? ऊष्म व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं हॉट व्यंजन। अब ये हॉट व्यंजन होते हैं तो हॉट पर्सन होगा, वही तो इन व्यंजनों को बोलेगा। कौन है वो हॉट पर्सन? तो आपने लियोनी जी के बारे में तो सुना ही होगा, आप लोगों ने वीडियोस भी खूब देखे होंगे। तो वो अपने वीडियोस में इन सारे हॉट वर्ड्स को बोलती हैं। अब उनकी सिस्कियों में कौन सा सा निकलता है ये नहीं पता, इसलिए हमने तीनों सा को यहाँ पर लिख लिया है। और आह में हा वाला वर्ण भी तो निकलता है ना। तो इस तरीके से आपको सारे ऊष्म वर्ण याद हो गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको इतनी धमाकेदार ट्रिक क्यों बता रहा हूँ। ये बस इसलिए है कि आपको किसी तरीके से सारे वर्ण याद हो जाएं, और अब जब एग्जाम में बैठें तो सारे सही सही ट्रिक करें। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने किस तरीके से याद किया था। एक और इम्पोर्टेंट बात, ऊष्म व्यंजन को कभी कभी ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी लिख देते हैं। ये कैसे याद रहेगा ऊष्म संघर्षी कहते हैं? तो इसको भी याद रखना बहुत सिंपल है। तो लियोनी जी का जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो लियोनी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इतना आसान नहीं है सब, मैंने बहुत संघर्ष किया है। तो कितना संघर्ष किया है? उनका संघर्ष आए दिन हम लोग देखते ही रहते हैं। इससे रिलेटेड एक बायोपिक भी बनी थी उनके ऊपर, जिसमें दिखाया गया था कि जिंदगी में उन्होंने कितना संघर्ष करके सब कुछ पाया है। तो ऐसा नहीं है, उनका संघर्ष देखने के लिए आप अभी वीडियो छोड़ के निकल लें, देखिएगा, बाद में देखिए उनका संघर्ष। थोड़ा सा वीडियो रह गया है, पहले उसको कंप्लीट करिए। अब हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन में दो वर्णों को छोड़ा था। कौन से वो वर्ण थे? ड़ा और ढा छोड़ा था हमने, तो वो कहलाते हैं उच्छिप्त व्यंजन। अब ये उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ड़ा और ढा, यानी कि बिंदी वाला डा और ढा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो मेन मेन एग्जाम के क्वेश्चन थे वो देखिए कितनी आसानी से याद कर लिए। अब एक और इनका वर्गीकरण है जो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लगा हुआ तो वो भी क्रम में है, जैसे कि आगे वाले जो दो वर्ग हैं उनको कहते हैं हम लोग अघोष व्यंजन, और जो पीछे वाले तीन वर्ग हैं उनको कहते हैं हम लोग सघोष व्यंजन। ये थोड़ा सा याद करने वाला है बस। दोस्तों, ट्रिक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई भी रूल कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उस रूल का कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है। तो महाप्राण वाले रूल के अपवाद का सच भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आप बाद में ये ना कहें कि ये ट्रिक काम नहीं कर रही। ट्रिक तो 100% काम कर रही है, बस अपवाद का एक छोटा सा सच भी है। क्या सच है वो देखते हैं हम लोग। इस शब्द को ध्यान से देखिए। अब ये क्या हो गया? सा और चा में बढ़ गया। तो बस यही दो वर्ण हैं जो हमारे महाप्राण वाले ट्रिक का अपवाद हैं। कैसे अपवाद हैं? जैसे चा में सी एच आते हुए भी, एच आते हुए भी अल्प प्राण में है, और सा वाले वर्ण में एच नहीं आता है, फिर भी सा वर्ण है वो महाप्राण में आता है। तो बस यही हमारे अपवाद का सच था।
तो व्यंजनों से मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एक दो छूट गए होंगे, तो जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, स्वर और व्यंजन के क्वेश्चन करेंगे, तो उनमें सारे बचे हुए फैक्ट्स को हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में याद करना ज़्यादा सरल होगा हमारे लिए। और साथ ही याद रखिए, वीडियो में बताई गई कोई भी ट्रिक बस आपको चीज़ें याद रखने के लिए है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।